आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर लिखी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का है। एक खास खुशी से मेरे पैर जमीन पर नहीं लग रहे हैं। पापा ने मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी थी। बचपन से मुझे पढ़ाई का शौक था, मगर पापा मेरी शादी करना चाहते थे। खैर, मम्मी के खुशामद करने पर वो मान गए थे। कॉलेज में आज मेरा पहला दिन था। स्कूल के मुकाबले यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा थी। मैंने महसूस किया कि लड़कियाँ मुझे मुड़ मुड़ कर देखती थी। मैं बचपन से ही खूबसूरत थी। मेरी माँ और मौसियों की खूबसूरती भी पूरे खानदान में मशहूर थी, और शायद इसी वजह से पापा मुझे अकेले कॉलेज नहीं भेजना चाहते थे। खैर, उन्होंने मेरे आने जाने के लिए एक रिक्शा करवा दिया। रिक्शे के अंकल पापा के चाहने वाले थे, बड़ी उम्र के आदमी थे, सो घर जैसी ही बात थी। पहला दिन तो ठीक रहा। मुझे उन्होंने वक्त पर कॉलेज छोड़ा और वक्त पर लेने भी आ गए। मैं भी बेफिक्र हो गई, क्योंकि अंकल थे भी पापा की उम्र के। अगले दिन कॉलेज से वापसी पर अंकल ने मुझे बताए बगैर ही रिक्शा एक अनजानी रास्ते पर मोड़ दिया। यह रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं जाता था। जब रास्ता काफी ज्यादा लंबा हो गया तो मेरे दिल में शक सा आ गया। मैंने अंकल को रोकना चाहा, मगर शायद रिक्शे के शोर की वजह से वो मेरी आवाज सुन नहीं पाए। इस बात से तो मुझे और भी डर लगने लगा। मैं इस अनजानी डर के मारे पसीने से भीग गई। कभी तो मैं रिक्शे से उतरने का सोचती, मगर फिर ख्याल आता कि चलते रिक्शे से छलांग लगाना बहुत बड़ी गलती होगी। भगवान न करे कोई अनहोनी हो गई तो मैं क्या करूंगी। थोड़ी देर बाद अंकल ने रिक्शा रोक दिया। मेरा तो दिल धड़कना बंद हो गया रहा था। आने वाले वक्त के लिए मैं खुद को तैयार कर रही थी। सोच रही थी कि अगर कुछ हुआ तो मैं ये करूंगी, वो करूंगी। हालांकि मैं जानती थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं तो अभी अभी स्कूल से निकलकर कॉलेज में आई थी। खैर, अंकल ने रिक्शे से उतरकर दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और एक 14-15 साल की लड़की एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ बाहर आई। औरत ने अंकल से कुछ न कहा, चुपचाप बात किए बिना दरवाजे से अंदर चली गई, जबकि लड़की आकर रिक्शे में बैठ गई। मैंने सुकून की सांस ली, वरना तो डर के मारे मेरा बुरा हाल था। लड़की रिक्शे में आकर बैठी तो मुझे कुछ सहारा हुआ। उसने नकाब पहना हुआ था, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, जो बड़ी बड़ी और नीले रंग की थी। उसके सफेद हाथ और कागजी उंगलियां उसकी खूबसूरती दिल ही दिल में अपनी तरफ खींच रही थी। मैं उससे बात करना चाहती थी। मैंने उसकी तरफ 2-3 बार देखा, मगर वो मेरी तरफ ना मुड़ी। खैर, मैं भी अंकल के मारे चुप रही। उससे बात करना ठीक नहीं समझा। वही बात नहीं करना चाहती थी तो मैं क्यों करती। रास्ते भर हम चुप रहे, कोई बात नहीं की। घर आकर मैं होमवर्क करने में लग गई और फिर उसे भूल गई। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए रिक्शे में बैठी तो मुझे रिक्शे में बातों की आवाज आ रही थी। पास पहुंची तो वो लड़की और अंकल बातें कर रहे थे। मेरे जाने पर दोनों चुप हो गए। उनकी यह बात मुझे कुछ समझ नहीं आई और कुछ अजीब भी लगा, मगर मैं चुप रही, क्योंकि ये उनका आपस का मामला था। आज भी सारा रास्ता उस लड़की ने मुझसे कोई बात नहीं किया। मैंने कॉलेज में एक नई सहेली बना ली थी। मैंने उससे उस लड़की का जिक्र किया तो उसने मुझसे कहा कि कोई खतरे वाली बात भी हो सकती है। आजकल अगवा करने वाले लोग भी ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, मगर ना जाने क्यों मुझे महसूस नहीं हुआ। अगर उन्होंने कुछ ऐसा ही करना होता तो मेरे पापा भी जमाने को पहचानने वाले इंसान थे। वो भला क्यों उन पर भरोसा करते। दूसरा यह कि अगर कुछ ऐसी बात होती तो आज तक मुझे उसका पता नहीं चलता। खैर, मैंने लड़की की बात को दिमाग से निकाल दिया, मगर मुझे हैरानी तब हुई जब वापसी पर भी मुझे वो रिक्शे में बैठी मिली, और फिर ये सिलसिला जारी रहा। मैं सुबह आती तो रिक्शे में बैठी रहती, और जब शाम की छुट्टी में अंकल मुझे वापस लेने आते तभी वो रिक्शे में बैठी होती। यहाँ तक कि मेरा घर आ जाता और अंकल मुझे घर के बाहर उतारते थे
वो रिक्शे में ही बैठी रहती थी। अब तो मुझे उस पे दिलचस्पी सी हो रही थी। वो रोज एक अक्सर उसकी आंखों में सवाल होते या गुजारिश होती, मगर फिर कुछ सोचकर चुप हो जाती। लफ्ज उसके हल्के से अटक जाते। शब्द वो बात करना चाहती थी मगर कर नहीं पाती थी। एक दिन कॉलेज से वापसी पर अंकल को किसी ने फोन किया। फोन सुनते ही उन्होंने रिक्शा रोका और साइड पर लगाया। रिक्शे से बाहर निकलकर वो मेरे सामने आके बोले, बेटा मुझे जरूरी काम आ गया है, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ, तब तक तुम दोनों यहीं बैठे रहना, सुरक्षित जगह है, कहीं उतरकर इधर उधर मत जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। मैं जी अच्छा कह के बैठ गई और दिल में भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आज शहनाज से बात करने का मौका मिलेगा। जब अंकल के जाने का यकीन हो गया तो मैं उसकी तरफ मुड़ी और कहा, आप कहाँ से आती हैं? मुझे आपको यहाँ देखते हुए काफी दिन हो गए। आपको अच्छा समझते हैं, इसीलिए मुझे भी आप अच्छी लगती हो। मेरा दिल करता है कि आपसे मेरी दोस्ती हो जाए, मगर मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो शायद और भी अच्छा हो जाए। आप मुझे समझ जाएंगी और हमारी दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी। उसने चमकती आंखों से मुझे देखा तो मैंने भी खुश होकर कहा था, शहनाज मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। सुबह शाम तुम रिक्शे में क्यों बैठी रहती हो? अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। खैर फिर उसने बताना शुरू किया, मेरे अब्बू रिटायर फौजी हैं। हमारा ताल्लुक एक गरीब खानदान से ही था, क्योंकि अब्बू किसी बड़े ओहदे पर नहीं थे, मगर फिर भी हमारे घर के हालात ठीक चल रहे थे। अब्बू ने हमें लाड प्यार से पाला। अब्बू जैसे आज आपको दिख रहे हैं ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत खुश मिजाज हंसमुख इंसान थे। कभी उन्होंने किसी से मिलने से हमें नहीं रोका। कभी अब्बू ने अपने भी ढेरों दोस्तों थे जो उनकी छुट्टी आने पर उनसे मिलने के लिए आया करते थे। गजेंद्र अंकल का मिजाज तो बिल्कुल अब्बू जैसा ही था। हाँ, उम्र में वो थोड़े हमारे अब्बू से कम थे, मगर रहन सहन, बातचीत और हंसी मजाक बिल्कुल उन्हीं की तरह करते थे। इसीलिए वो भी अब्बू को भाइयों की तरह चाहते थे। अब्बू का रिश्ता भी उनके साथ काफी मजबूत था। उनका हमारे घर काफी आना जाना रहता था और फिर अब्बू ने उनकी शराफत को देखते हुए अपनी बहन की मंगनी भी उनसे करवा दी। दादा दादी की मौत के बाद अब्बू ही सारी बुआओं की रक्षा के थे। बाकी बुआ तो ब्याही जा चुकी थी, मगर एक छोटी बुआ थी जो रह गई थी। अब्बू ने उसका रिश्ता गजेंद्र अंकल के साथ कर दिया। गजेंद्र अंकल बुआ के लिए एक बेहतरीन जोड़ी थे और इस रिश्ते के बाद वो हमारे घर के सदस्य जैसे हो गए थे। अब्बू ना होते तो हमारा ख्याल रखते थे, दूध पानी वगैरह दरवाजे पर ही दे देते थे। एक बार जब मुल्क में जंग के हालात जोरों से थे तो अब्बू को 6 महीने लगातार छुट्टी नहीं मिली। इस दौरान गजेंद्र अंकल ने हमारा बहुत ख्याल रखा। बुआ से शादी के बाद भी उनकी फिक्र हमारे लिए कम नहीं हुई। वैसे भी हमारी बुआ काफी गुमसुम सी थी। उनको बाहर आना जाना पसंद नहीं था, लोगों से घुलती मिलती ही कम थी। गजेंद्र अंकल काफी हंसमुख थे। वो अक्सर हमें बाहर घुमाने ले जाया करते थे। हम भी अम्मी के साथ खुशी खुशी चले जाते थे। वापसी पर वह हमें आइसक्रीम भी खिलाते थे। मुझे और अम्मी दोनों को ही गजेंद्र अंकल बहुत अच्छे लगते थे। शुरू में तो हम ना समझे थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर फिर धीरे धीरे मुझे अंकल का और मम्मी का यूं हंस हंस कर बातें करना बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर कभी कभी अम्मी के होते हुए गजेंद्र अंकल अब्बू का मजाक उड़ाते। उनका अपना कारोबार था, वो अक्सर मेरे अब्बू का मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। जब वो शाम के बाद हमारे घर आए तो उनके हाथ में बहुत सारे तोहफे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। अपनी हंसी दबाते हुए वो अम्मी से कहने लगे, पता है भाभी, आज मैंने कसाई से फौजी खोपड़ी मांगी थी। उसने क्या किया? बकरे का सिर दिया, वो भी बिना दिमाग के। उन्होंने आंख दबाकर अम्मी की तरफ देखा। वो अम्मी की हंसने लगी। मुझे अम्मी की ये हरकत बहुत बुरी लगी। हमारे अब्बू हमारे लिए दिन रात मेहनत करते थे और इधर अम्मी एक शख्स के साथ मिलकर अब्बू के पैसों और उनकी मेहनत हिम्मत का मजाक उड़ा रही थी। मैं गुस्से से अंकल को देखने लगी। जी चाहा कि
उनके मुंह पर थूक दूं, मगर अम्मी की वजह से चुप रही। उस दिन के बाद से तो मुझे अंकल से चिढ़ हो गई थी। यूं ही कि छठी क्लास में आ चुकी थी। मेरा भाई तो अभी दूसरी क्लास में ही था। उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं थी, मगर मैं अंकल की बातें समझने लगी थी। इस बात को अम्मी ने भी महसूस कर लिया था। उन्होंने सख्ती से मुझे मना किया था कि जब से गजेंद्र अंकल घर में आए तो उनके सामने बिल्कुल भी मत आऊं। मुझे भी अब अंकल से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने भी उनसे बातचीत करना छोड़ दिया था। अंकल ने इस बात की कोई परवाह नहीं की और लगातार आते रहे। हालांकि वह हम बच्चों के लिए आते थे, मगर अब हम बच्चे अपने कमरे में ही रहते। आमीन मेरा भाई मेरी ही बात मानता था। वो मेरे साथ कमरे में बंद रहता। हमने अपनी पढ़ाई की किताबें अपने कमरे में रखी थी। हम अक्सर अपने कमरे को सजाते भी रहते थे। सो अब हम अंकल के साथ बाहर घूमने फिरने की बजाय कमरे में बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। मम्मी को भी हमारी कोई फिक्र नहीं थी। हम स्कूल से आने के बाद दोनों कमरे में बंद हो जाते थे। अंकल अक्सर घर आ जाते और अम्मी और वो बातें करते रहते। बचपन से ही समझदार थी मैं आमीन का ख्याल रखती और हम मिलजुल कर रहते। हम सोते भी अलग कमरे में ही थे। अब मुझे आदत हो गई थी, मगर उस दिन जोरों की बारिश थी। मुझे और आमीन को बहुत डर लग रहा था। उसको तो कहानी सुनाते सुनाते मैंने सुला दिया, मगर मुझे बहुत डर लग रहा था। यूं लगता था कि छत हवा से उड़ जाएगा। कभी कभी मैं उठकर बाहर देखती और फिर आंखें बंद कर लेती। वो रात बहुत खौफनाक थी। अब मेरा डर खत्म हो गया था। मैंने अम्मी के कमरे में जाने का सोचा। आमीन मेरे साथ ही सो रहा था। मैंने सोचा अम्मी को बुलाकर इसी कमरे में ले आऊंगी, क्योंकि आमीन नींद से जग गया तो फिर वो मुश्किल से ही सोएगा। यह सोचकर मैं उठी। दरवाज़ा खुला और अम्मी के कमरे की तरफ गई तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो अंदर भी अंधेरा था। मैं अम्मी को पुकार रही थी, मगर उन्होंने कोई आवाज़ नहीं दिया। इतने में जोर की बिजली कड़की और एक लम्हे को सारा मंजर रोशन हो गया। उसी वक्त मैंने अम्मी के कमरे में गजेंद्र अंकल को देख लिया था। मैंने जो कुछ देखा वो तुम्हें साफ साफ बता नहीं सकती। अभी मैं अम्मी की खिड़की से लगकर खड़ी थी कि मेरे भाई के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं अम्मी की खिड़की छोड़कर भाई की तरफ भागी। मेरे जाने के बाद शायद आमीन भी जग गया था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। हवा की वजह से वो जग गया होगा और कमरे से बाहर आने की कोशिश करने की होगी कि दरवाजे के साथ बड़ी सीढ़ियों से फिसल गया होगा। उन सीढ़ियों से हम अक्सर नहीं आते थे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक थी। एक दो बार आमीन वहां से गिरा भी चुका था और शायद बारिश से फिसलन भी के वजह से वो आज भी अंधेरे की सीढ़ियों से गिर गया था। मैंने वापस कमरे में आकर देखा, बिजली भी जा चुकी थी। आमीन कमरे में नहीं था। मैंने जल्दी से आकर अम्मी का दरवाज़ा बजाया। अम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी, मगर अम्मी ने दरवाज़ा खोलने में देर कर दी। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने गुस्से से मुझे देखा। मैंने उन्हें बता दिया कि आमीन सीढ़ियों से गिर चुका है। इतने में मेरे भाई की सांसें दम तोड़ चुकी थी। हम उनके पास गए तो वो ठंडा पड़ चुका था। अम्मी के पीछे गजेंद्र अंकल भी आ गए। यकीनन अम्मी के कमरे से ही निकले थे। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, मगर भाई के शौक से निकलने के बाद जो कुछ मेरे दिमाग में आया, जो कुछ मैंने देखा था, मैंने अब्बू को बता दिया। अब्बू ये सुनकर दंग रह गए। फिर बोले, बेटा ऐसी बात नहीं करते। आप अपनी अम्मी के बारे में ऐसा मत सोचा करो। अब्बू ने मुझे कह दिया था कि, मगर उसके चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीर थी। उस दिन के बाद से अब वो अक्सर घर रहने लगे। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि वो जा रहे हैं और अब शायद उन्हें 3 महीने छुट्टी ना मिले। अम्मी ने
उनकी जल्दी जल्दी पैकिंग की और अब्बू निकल गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद ही गजेंद्र अंकल हमारे घर आकर हाल में बैठे बातें कर रहे थे। मैं हैरान थी कि अम्मी आमीन के गम से कितनी जल्दी बाहर निकल आई है, जबकि मैं अभी तक रोती रहती हूँ। मुझे कमरे में उसकी किताबें देखकर रोना आता है। उसकी याद आती है तो अक्सर अम्मी के पास आती हूँ, मगर वो तो मोबाइल पर लगी होती है या फिर गजेंद्र अंकल आ जाते हैं। वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। ऐसे में तो तन्हाई का शिकार हो गई थी। रह रहकर आमीन की यादें आती थी। उस दिन अब्बू ने के जाने के बाद गजेंद्र अंकल और अम्मी कमरे में बातें कर रहे थे कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी की खिलखिलाहटें लगने में बिजी थी और दबे कदमों से गई और दरवाज़ा खोल दिया। अब्बू सामने खड़े थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो दबे पांव से अंदर आए और मुझे अपने कमरे में जाने का कहा। उसके बाद अम्मी और अब्बू की लड़ने की आवाज़ें आती रही। मैं डरी सहमी अपने कमरे में बैठी रही। 1 घंटे के बाद जब अब्बू ने मुझे बाहर बुलाया तो वहाँ अम्मी नहीं थी। शायद वो जा चुकी थी। अब्बू ने मुझे प्यार किया और तसल्ली दी। अम्मी का पूछकर से रोने लगी। अब्बू ने बताया कि अम्मी अब इस घर में नहीं आएगी। उस दिन के बाद से मैं और अब्बू अकेले ही रहते थे। अब्बू कहते थे कि अम्मी ने उन पर अदालत से केस कर दिया है। अब्बू को अम्मी के कुछ पैसे देने हैं जो उतारने के लिए रिक्शा चलाते रहते हैं। घर में कोई नहीं होता। अब्बू को अब किसी पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो मुझे अक्सर अपने रिक्शे में ही बिठाए रखते हैं। कुछ दिन में ताई जी यहाँ रही, मगर अब्बू यहाँ भी नहीं जाने देते। शायद इसीलिए कि वहाँ मेरी ही तरह 7 भाई बहन। अब्बू चाहते हैं कि मैं हर वक्त उनकी निगाहों के सामने रहूं। मुझे भी घर में अकेले डर लगता है। अब्बू ज़्यादातर औरतों को ही रिक्शे में बैठाते हैं। मैं भी उनके साथ नई नई जगहों पर घूमती फिरती हूँ और शाम को हम घर चले जाते हैं। जो औरत उस दिन तुमने देखी थी वो मेरी ताई थी। वो किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। उन्हें ऐसे ही रहने की आदत लग गई है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। अब्बू को तुम अच्छी लगती हो क्योंकि तुम्हारे पापा अच्छे हैं, मगर तुम अपने पापा से बात करो तो मैं तुम्हारे घर आ जा सकती हूँ। उसने उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोली, मैं इतवार को बहुत बोर होती हूँ। सारा दिन कमरे में बैठी नहीं रहती हूँ और सुबह का काम करके मैं अक्सर खाली बैठी रहती हूँ। हम ये बातें कर रहे थे कि अंकल वापस आ गए। उनके आते ही शहनाज चुप होकर बैठ गई। मैंने भी उसकी मजबूरी को समझते हुए चुप्पी साध ली। अब मैंने अपने पापा से उसके बारे में बात करना था। वो बोली, बेटा यह उनके घर का जाती मामला है, बेहतर है कि तुम इस बात से दूर ही रहो, और वैसे भी तुम्हें अभी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। पापा की बात सुनकर मैं चुप हो गई। उनसे बहस नहीं की। शहनाज के लिए अक्सर घर से कुछ न कुछ बनाकर ले जाती। उसे कहानियों की किताबें देती ताकि उसका दिल लगा रहे। और अंकल भी मुझे कुछ नहीं कहते, वो भी मेरी रहन सहन से वाकिफ थे। मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी कि मेरी सोबत उन्हें अपनी बेटी के लिए अच्छी ना लगे। अब हम अक्सर रिक्शे में बातें करते थे। भगवान शहनाज का नसीब अच्छे करे और उसके सारे सपने पूरे करे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।